डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने कहा था कि आईटी में ज़बरदस्त बाइंग का मौका मिला था, वो एक बड़ी डिप के बाद शानदार मूव देखा हमने लोअर लेवल से। अब यहाँ से जिन्होंने मिस कर दिया कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है, या फिर क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब स्टॉक इस सेक्टर ने क्लियरली एक लीडरशिप दिखाई है मार्केट के लिए पिछले 2 महीने में, और मार्केट को होल्ड करके रखने में इसी सेक्टर ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। देखिए अनुज जी, आई थिंक जिस इन्वेस्टर ने लिया उनके लिए अच्छा है, बट जो नहीं भी ले पाए हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है लेना, क्योंकि दो चीजें उन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, ग्रोथ रेट अभी भी नीचे नहीं आया वहां पे, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब खुलेगा आईटी के लिए तो इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी इस कंपनी के लिए। तो एक सबसे बड़ी इशू आता है हर कंपनी, डिमांड कैसी रहेगी। तो इन कंपनियों का ये देख लीजिए कि अगले दशक तक इनकी एक डिमांड रनवे बहुत बढ़िया इंटैक्ट है, और ये एक्सपैंड होगा यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, बहुत जगह अभी तो बाकी है आईटी का एक्सप्लोजन होना, तो वो तो होगा। उसके अलावा दूसरा ये है कि रुपी डॉलर, अब देखिए आप फॉरवर्ड कवर लेंगे तो आप 84 साढ़े 84 रुपए पे आपका अगले साल का पैसा आएगा। तो 2 साल पहले इनको 74 पे मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 84 रुपए 85 रुपया। तो उसके हिसाब से देखेंगे 10 रुपए का मुनाफा 74 पे इनकी बॉटम लाइन पे वैसे ही आ जाएगा। तो प्लस तीसरी बात, एट्रिशन कम हो गया है, अनसर्टेनिटी हो गई इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनी में, तो जो एट्रिशन था वो कम हो गया, तो अब उनकी पावर ऑफ गिविंग लेस वेज इंक्रीजेस वो बढ़ गई है रिलेटेड टू एम्प्लॉय। सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉय की है, अगर वो कंट्रोल हो जाती है तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से डिमांड के अलावा मार्जिन एक्सपेंशन भी अगले साल आएगा रुपी डॉलर से, और पर्सनल कॉस्ट जो उनकी जो कंट्रोल में आ गई है। ठीक है। दूसरा जो बड़ा सवाल मार्केट के लिए रहा है अजय जी, वो बैंकों को लेकर रहा है, और ख़ासतौर से जो रीसेंट अदानी इंस्टेंस हुआ था उसको लेकर एक रिस्क मार्केट में ओपन हुआ था कि क्या कोई सिस्टमिक रिस्क है, क्या यही कारण था बैंकों की अंडर परफॉर्मेंस का, या कोई और कारण था, और आपका क्या व्यू है क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। देखिए अनुज जी, आपको तो मालूम है कि सबसे ओवरबॉट सेक्टर बैंक्स हैं। चाहे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जो उसके अंदर भी आपके जो मल्टी कैप, लार्ज कैप बैंक भरा हुआ है, एफपीआई ले लीजिए बैंक भरा हुआ है, एचएनआई ले लीजिए बैंक भरा हुआ है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इतना ओवरबॉट और ओवर ओन्ड सेक्टर है, तो इसको हिलाने के लिए कोई मेजर ट्रिगर चाहिए होगा आपको प्राइस इंक्रीज के लिए। और वो ट्रिगर आ सकता है क्या, डिमांड ग्रोथ। वो अगर इकोनॉमी 6.4 से ग्रो करेगी अगले साल, तो मैक्सिमम 12-14% ग्रोथ आएगी क्रेडिट डिमांड में, तो वो इस साल से कम आएगी। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ते जा रहे हैं, तो फंडामेंटली ओवरबॉट सेक्टर और लोअर फंडामेंटल का बैटल चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। निवेशक बैठा हुआ है, बेच नहीं रहा लेकिन खरीद भी नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोस्पेक्ट है मेरे हिसाब से अगले 12 महीने मनोज जी, पिछले 12 महीने से शायद कम होगा ग्रोथ, कम एनआईएम एक्सपेंशन होगा। वो ठीक है, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे बिकॉज आपके प्रोविजन कम होते जा रहे हैं, बट और एक सबसे बड़ी बात है, पर्सनल लोन का कंपोनेंट इतना बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे कई बैंकों में। वो रिस्क आप देखेंगे, सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से पर्सनल लोन का है। देखिए जी, अडानी ग्रुप वगैरह का जो रिस्क है वो मैनेजेबल रिस्क कहता हूं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग को आप टेनर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एसेट कहीं नहीं जा रहे, पावर प्लांट कहीं नहीं जा रहा, आपके पोर्ट कहीं नहीं जा रहे, आपके ट्रांसमिशन लाइन कहीं नहीं जा रही। वो ठीक है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है 2-3 साल का, वो करेक्ट हो सकता है, बट एसेट इंटैक्ट है। पर्सनल लोन के अंदर में जो हाई रिस्क चल रहा है इस इकोनॉमी के अंदर में, फॉर द हाईएस्ट पर्सनल लोन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो रिस्क कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज उसके लिए आपके पास कोई एसेट कवर ही नहीं है। और जो नहीं दे पाएगा लोन वापस, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए ईएमआई नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। प्लस मुद्रा लोन भी आपके मेच्योरिटी पे आ रहे हैं। उस हिसाब से देखते हुए फंडामेंटल सेक्टर, ओवरबॉट सेक्टर, लिक्विडिटी इश्यूज सब देखते हुए बहुत मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल इकोनॉमी से आगे ग्रो करना। हमारा व्यू है, सिंपल हमेशा रहा है कि इकोनॉमी के शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न देंगे वनस्पत बैंक के इंडियन इकोनॉमी में। ओके अजय सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार वीरेंद्र जी। मुझे याद है अच्छी तरीके से लास्ट ईयर सर, जब एसीसी अंबुजा को अदानी इसने लिया था, सुबह सुबह हमारा इंटरेक्शन हुआ था, एक छोटा फोनो हुआ था, और मैंने आपसे पूछा था कि इस मुकाम पे आपको क्या बाय करना चाहिए। यू टोल्ड अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करो। मैं आपसे वही प्रश्न आज करूंगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर है, इस रेंज के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज पूरा का पूरा सीमेंट काफी वाइब्रेट है, क्योंकि अदानी का जो अगले 3-4 साल के लिए उनका पे आउट है, उसको फाइनेंस करने के लिए जो एफपीओ लेके आए थे, वो तो अगर आप देखें नहीं एक वास्तविकता बन पाई। तो ऐसे में क्या अंबुजा एसीसी का जो आई थिंक वो कैपेसिटी बिल्ड करते, वो जो आगे बढ़ने का उनका क्रम था,
वो क्या पॉज हो जाएगा और ऐसे में एडवांटेज आप अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट को देंगे? और अगर सीमेंट में कुछ आपकी चॉइसेस हों तो वो क्या होंगी? देखिए, स्टॉक पर तो हम नहीं कमेंट कर सकते, बट हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो कंपैरेटिव ओवरहैंग आया था अडानी जी के खरीदने से अंबुजा का, वो अब काफी हद तक थम गया है। बिकॉज उनकी एबिलिटी टू एक्सपैंड जो उनको लग रहा था कि होगा, वो अब बहुत डाउट में आ गई है, क्योंकि उन्होंने लोन लिया था ये कंपनियों को लेने के लिए। तो जैसा वेदांता में देखते हैं कि अब हाई डिविडेंड रेट जाएगा इसके अंदर में, और ये कंपनियां लेवरेज होकर भी डिविडेंड देंगी अगर अडानी जी को अपना ओवरसीज लोन चुकाना है। तो वो दिवस को देखते हुए हमें नहीं लगता जो डबल कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंसमेंट हुई थी वो अब होगी अंबुजा के अंदर में या एसीसी के अंदर में। उससे बहुत रिलीफ मिली है बाकी कंपनियों को, सेक्टर को रिलीफ मिली है, बिकॉज इतनी कैपेसिटी प्राइस को डिप्रेस कर सकती थी। आज की तारीख में दो चीजें हो गई हैं, कैपेसिटी नहीं आएगी उसमें ज्यादा जिस हिसाब से अनाउंसमेंट किया था, और उनकी एबिलिटी टू जो प्राइस डिस्काउंटिंग वो भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज उनको भी पैसा चाहिए, डिविडेंड चाहिए अपना लोन चुकता करने के लिए। तो जो रिलायंस में हुआ था, रिलायंस टेलीकॉम में हुआ था, वो यहाँ नहीं होगा। जियो में हुआ था कि रेट गिरा दिए जियो ने और वो मार्केट को उथल पुथल कर दिया था। अंदेशा था जब उन्होंने लिया था, बट आज की तारीख में तो बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है बाकी सीमेंट कंपनीज के लिए, बिकॉज अंबुजा के पास कोई चारा नहीं है दाम बढ़ाने के और डिविडेंड देने के, अगर अदानी जी को अपना लोन वापस करना है ओवरसीज में। याद रखें ये काफी हद तक लेवरेज एक्विजिशन थी, तो इसका नतीजा एक ही होगा कि हाई डिविडेंड रेट आएंगे अंबुजा से। तो जो अंबुजा के निवेशक हैं उनके लिए शायद ये हो सकता है कि डिविडेंड रेट बहुत बढ़िया आएगा, ग्रोथ ना भी हो, बट आई थिंक डिविडेंड के लिए ये बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है। ओके देखिए मार्केट बाय द वे एक बार जरा रिविजिट कर लेते हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे, और देखिए वो अब निफ्टी बैंक अब डे लो पर, और वो निफ्टी पे लेकर आई है तब जब 18,020 के करीब हमने एक बात कही थी कि एक सेकेंड राउंड शायद स्टार्ट हो गया सेलिंग का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, लेकिन देखते हैं वहाँ से रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। अजय जी, एक जो मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहा है वो रहा है जो आईटीसी में टर्न अराउंड हुआ है, और उसके अलावा आईटीसी ही नहीं बाकी पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक उसने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, शेयर तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ जरूर कह सकता हूँ कि अंडर प्राइस स्टॉक आप देखेंगे कंज्यूमर में दो हैं आज की तारीख में, और दोनों में शायद निवेश बहुत बढ़िया लगेगा आपको करने के लिए आज की तारीख में भी, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक हैं जो अगर कैचअप भी करेंगे तो दुगने हो सकते हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे सिर्फ कैचअप, कोई मतलब ओवर एक्सपेंशन नहीं है। और कंज्यूमर स्टॉक का अनुजी ये है कि ये बड़ी लंबी में रखना पड़ेगा आपको, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, ग्रोथ आपको मिलेगी बर्स्ट एंड स्पर्ट्स में, तो ये पता लगेगा नहीं कि कब बढ़ेंगे शेयर, बट इनको आपको पेशेंस से रखना पड़ेगा। और इंडियन जैसी इकोनॉमी में अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कंज्यूमर स्टॉक्स की जो ब्रांड मोनोपोली है, जो जैसे आप नेस्ले को देखेंगे, जो उनके जो बेबी फूड्स हैं उनकी जो पेयर मोनोपोली का कह सकते हैं उस हिसाब से है। पार्ले जी को ले लीजिए, बिस्किट है जैसे उसकी मोनोपोली है लिटरली। तो वो देखते हुए यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट हैं। ये कंज्यूमर के अंदर में काफी हद तक एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन प्रोडक्ट को लेके छोटे छोटे शहरों में पहुंच रहा है, और ये उन लोग को उपभोक्ता को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है ये चीजें खरीदने का। तो लॉन्ग टर्म देखते हुए इनसे बढ़िया शायद स्टॉक आईटी के बाद में यही होंगे, बिकॉज डिमांड इंटैक्ट है। इंडिया की 800 मिलियन पॉपुलेशन ये कंज्यूम नहीं करती है प्रोडक्ट, धीरे धीरे 20 मिलियन 50 मिलियन अगर साल में कंज्यूमर भी ऐड होते रहेंगे तो इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ठीक है। वो बीच में कभी कभी ग्रोथ गिरेगी, वो ठीक है, बट अगर आप 5 साल सिनेरियो देखेंगे तो इनका ग्रोथ इंटैक्ट है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर रही जिस हिसाब से रह रही है आज की तारीख में, मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा इन कंपनियों में, और इनसे compete करना कोशिश की कईयों ने, बड़ा मुश्किल है। बट तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक, नो लेवरेज, तो इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई बेनिफिट कोई इशू नहीं है। हाई डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं ये सब सारी कंज्यूमर कंपनी, डिमांड क्लियर है, ब्रांड मोनोपोली है, शांति की इन्वेस्टमेंट अगर चाहते हैं तो इससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगी आपको। जी हाँ। अच्छा अजय जी, आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी, और अनुज भी बीच बीच में दिल्ली आते रहते हैं। हम तीनों को दिल्ली के रियल एस्टेट प्राइसेस का बखूबी अंदाज़ा है, एंड स्पेशली 2021-22 में जो प्राइस बढ़े वो गजब के थे। मतलब इतना स्टीफ अगर आप देखें रन अप रियल एस्टेट प्राइसेस में शायद हमने पहले ना देखा हो। देखा था मैंने 2009, 10, 11 में रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट इंसिलरी, अभी कुछ देर पहले पॉलीकैब एट ऑल टाइम हाई था। इस स्पेस को आप कैसे अप्रोच करेंगे इन इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, दरों इन हाउसिंग की दरों के बीच में? देखिए, रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश करके तो शायद रिटर्न शायद बहुत मुश्किल है कमाना।
अब वो क्यों नहीं आती उनकी रिटर्न्स? दाम आपने इतने निवेश बढ़े, बट आपने किसी की बैलेंस शीट में इतने बड़े निवेश में आपने नहीं देखा होगा कि दाम उनके 30 या 40% बढ़े। तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। मैंने तो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि रियल एस्टेट कंपनी खरीद के किसी में वो मुनाफा नहीं कमाए इंडिया में, तो आज भी बोलूंगा यही कि आपने रियल एस्टेट लेना है तो रियल एस्टेट लीजिए, रियल एस्टेट कंपनी मत लीजिए, बिकॉज रियल एस्टेट कंपनी के चलाने वालों ने आज तक कभी भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से वही जायज है आज भी। दूसरी बात यह है कि वही बात है मार्केट की, अगर आप इस बाजार में आके रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो आपकी उम्मीद क्या है मैं नहीं जानता हूं, बट यहां से शायद लेने वाले को नुकसान ही होगा, बहुत मुश्किल है फायदा कमाना। तो एक्चुअल यूजर को तो मकान लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं इन प्राइसेस पे, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा गलत डिसीजन शायद कोई भी नहीं होगा कि ऐसे एलिवेटेड प्राइसेस पे लीजिए। शेयर्स में भी वही इशू है, आप बहुत एलिवेटेड प्राइस पे लेंगे तो उसको आपको दुख झेलना पड़ेगा, रियल एस्टेट भी आज लेंगे तो दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है जो कंपनियां जो रियल एस्टेट की प्रोडक्ट जो बनाती जाती हैं, केबल्स हैं जैसे आपने बताया, पॉलीकैब वगैरह की कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है बिकॉज डिमांड अच्छी है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके अंदर में निवेश करें। शायद जो रियल एस्टेट में प्रोडक्ट जाता है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, ना कि जो रियल एस्टेट कंपनियां इटसेल्फ है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस करीब 10-15 मिनट के अंतराल में सारे अपने पक्ष रखे, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। मीनवाइल 17